प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हमारे पाठ्यक्रम अनुसार आज उसी क्रम में नया टॉपिक प्रारंभ होता है प्रत्यय का। हमने पाठ्यक्रम अनुसार जो जो योजना बनाई थी उसी श्रृंखला में आज एक प्रत्यय का आता है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। निश्चित रूप से कुछ प्रकरण ऐसे हैं जो 2 या 3 बार आपको उससे गुजरना पड़ेगा। शब्द शुद्धि देखी है, संधि देखी है, आप समास भी देखोगे और प्रत्यय भी देखोगे। एक शब्द को आप 4 प्रकार से, अलग अलग प्रकार से 4 बार पुनरावृत्ति में देख पाओगे। इससे क्या है कि आपका जो ज्ञान है वो स्थायी हो जाएगा, पुष्ट हो जाएगा और फिर आप वो गलतियां नहीं करोगे। तो ऐसा ही ये प्रकरण है प्रत्यय। हमने वर्ण विचार पहले वाली कक्षा ली थी, उसमें हमने वर्णों के संदर्भ में थोड़ी बहुत जानकारियां भी देखी थी। ये उसी से मिलता हुआ है और आप संधि इसके बाद में जब पढ़ने जाएंगे और संधि का प्रकरण जब हम शुरू करेंगे तब उसमें यण संधि में भी प्रत्यय का बहुत योग रहेगा। तो ये आपके लिए बहुत फायदा रहेगा कि एक प्रकरण को आप पढ़ रहे हैं तो उससे आपके 2 या 3 प्रकरण स्वतः ही आपके पूरे होते जा रहे हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है प्रत्यय, न केवल इस परीक्षा के लिए बाकी और भी प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्रत्यय से संबंधित अनेक सवाल पूछे जाते हैं। और आज ये बात मैं स्पष्ट कर दूं कि आप प्रत्यय को प्रत्यय ही समझें, आप उसको संधि नहीं समझें, उसको सामासिक शब्द नहीं समझें, आप उसको और किसी का योग नहीं समझें। सबके थोड़े थोड़े नियम अलग अलग हैं। उस नियम के आधार पर हम देखते हैं प्रत्यय के लिए क्या नियम हैं, क्या शर्तें हैं, कैसे प्रत्यय होते हैं और किस प्रकार से शब्द में जुड़ते हैं। पहले हम इनकी देखेंगे सामान्य जानकारियां। और देखिए, प्रत्यय, पहले परिभाषा देख लेते हैं हम सबसे पहले, क्योंकि परिभाषा से हमारा ये प्रकरण सरल से सरलतम बन जाता है कि हम ये तो जाने प्रत्यय होते क्या हैं, किस प्रकार से लगते हैं और किस प्रकार से ये कार्य करते हैं। तो देखिए, वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ या भाव को परिवर्तन कर देते हों उन्हें प्रत्यय कहते हैं। निश्चित रूप से आपको ये परिभाषा याद होनी चाहिए, लेकिन परिभाषा में बहुत महत्वपूर्ण शब्द एक आता है और वो है शब्दांश। ध्यान से देखिए इसको, यह है शब्दांश। यदि इस पूरी परिभाषा में आपने ये शब्द नहीं लिखा या इसकी जगह शब्द लिख दिया तो आपकी परिभाषा गलत होने वाली है। अब शब्दांश का मतलब है 2 शब्दों से मिलकर के बना है, शब्द, धन, अंश। यानी कि ये बात क्लियर हो रही है, हमारी स्पष्ट हो रही है कि प्रत्यय शब्द नहीं होते हैं, वे शब्दांश होते हैं। और इस बात को अच्छी तरह से आप भी बैठा लें। शब्दांश होंगे, लगेंगे किसी शब्द में और लगने के बाद ही अर्थ देंगे, उससे पहले अपना स्वतंत्र अर्थ नहीं देंगे। जैसे मान लीजिए कि एक प्रत्यय है कार। अब आप ये नहीं कहेंगे कि कार तो एक पूर्ण शब्द है, नहीं है। हिंदी में कार नामक कोई शब्द है ही नहीं और किसी प्रकार का अर्थ देता ही नहीं है। आप जिस कार के बारे में जानते हो कि हम खूब प्रयुक्त करते हैं और सुनते भी हैं, वो अंग्रेजी का है CAR, कार। तो क्या हिंदी में भी उसे इस रूप में हम अर्थ में लेते हैं? कार नहीं लेते हैं। तो ये अलग शब्द है और ये प्रत्यय है, क्योंकि ये अपने आप में पूर्ण अर्थ नहीं देता है, इसलिए इसे शब्द नहीं कहकर हम कहेंगे शब्दांश। और इसी में शब्दांश का मतलब भी हो गया प्रत्यय। यहां ये प्रत्यय है, ये प्रत्यय है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि ऐसे लग गया, ये शब्द है स्वर्ण, बिल्कुल ये पूर्ण शब्द है, इसको हम शब्द कहेंगे। और इसमें कार प्रत्यय लगा दिया, अब ये बनेगा स्वर्णकार। जो सोने का काम करता हो उसको स्वर्णकार। इसके साथ जुड़ने के बाद अर्थ देगा और अर्थ इतना देगा कि इस अर्थ से भिन्न अपना रूप आदि अर्थ प्रकट करेगा, परिवर्तन कर देगा
इसमें यहां केवल एक धातु की बात हो रही थी, स्वर्ण की बात हो रही थी, लेकिन ये लगने के बाद अब किसकी बात हो रही है? जो उसका कार्य करता है, सोने का कार्य करता है, सुनार आदि, तो उसको हम स्वर्णकार कहेंगे। अब यहां इसका अर्थ क्या हुआ? स्वतंत्र रूप से कुछ नहीं हुआ, लेकिन इसके योग से वह विकार उत्पन्न कर देता है। इस बात को आप भले से समझ लें। पहली बात तो यह है। दूसरी बात यह है कि मैंने शुरू ही पहले प्रत्यय किए हैं, उपसर्ग नहीं किए हैं। एक होते हैं उपसर्ग, दूसरे होते हैं प्रत्यय। आप जानते हैं कि दोनों ही शब्दांश हैं और दोनों ही शब्द में जुड़कर उसके अर्थ या भाव को परिवर्तन कर देते हैं। उपसर्ग प्रारंभ में जुड़ेंगे और प्रत्यय अंत में जुड़ेंगे। इस बात में कोई विवाद नहीं होना चाहिए, यह स्पष्ट है। निश्चित रूप से उपसर्ग प्रारंभ में ही जुड़ेंगे और प्रत्यय अंत में ही जुड़ेंगे। ये तो हो गई इनमें विभिन्नता, असमानता। और समानता क्या है? दोनों ही शब्दांश हैं, दोनों ही शब्दांश हैं, ये इसकी समानता है। दोनों ही स्वतंत्र अर्थ नहीं देते हैं, ये इनकी समानता है। दोनों ही शब्द में योग करके, शब्द में जुड़ करके उसके अर्थ भाव को परिवर्तन कर देते हैं, ये इनकी समानता है। और अंतर पूछें तो अंतर हो गया इनमें, उपसर्ग प्रारंभ में जुड़ते हैं तो प्रत्यय अंत में जुड़ते हैं। बस इतना सा अंतर है। इस बात को आप समझ लें। हम बाद में उपसर्ग को पढ़ेंगे, आज हम पढ़ रहे हैं प्रत्यय को। और यह परिभाषा से स्पष्ट हो जाता है कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ या भाव को परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। कहीं ऐसा नहीं हो कि हम ये परिभाषा प्रत्यय के उपसर्ग को पढ़ेंगे तब भी हम याद करेंगे और एक शब्द का ही अंतर होगा, जहां अंत लिखा है वहां प्रारंभ लिखा रहेगा, बाकी के शब्द तो सारे वही रहेंगे। और परीक्षा में जब आपसे पूछा जाए कि उपसर्ग क्या है, तब आप प्रत्यय की परिभाषा नहीं बता दें। प्रत्यय को आप पूरी तरह से स्थापित कर लें, वे शब्दांश जो शब्द के अंत में लगेंगे, नहीं तो आप अर्थ का अनर्थ करने वाले और गलत बताने वाले हैं। तो वे शब्दांश जो कहां जुड़ेंगे? अंत। ये दो बातें बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए भेद। हमें यह भी आना चाहिए कि प्रत्यय की परिभाषा क्या है, हमें यह भी आना चाहिए कि प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। निश्चित रूप से प्रत्यय के 3 भेद हैं, और भेदों में, उपभेदों में, अधिक भेदों में, अलग अलग जगह अलग अलग देखोगे, उन चीजों में नहीं जाना है। आपको सिर्फ और सिर्फ याद रखना है, प्रत्यय का नाम आते ही आप कहेंगे 3 भेद हैं। कर्म से याद रखें, संस्कृत के प्रत्यय, हिंदी के प्रत्यय और विदेशी भाषा के प्रत्यय। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि विदेशी भाषा का मतलब क्या है। विदेशी भाषा का मतलब यहां फारसी भी है, यहां अंग्रेजी भी है, यहां अरबी, फारसी जो भी है, अन्य जो भारतीय नहीं है, वो सारी भाषाएं विदेशी भाषा में आ जाएंगे। और क्योंकि हम जानते भी हैं कि हमारी हिंदी भाषा में अनेक अरबी, फारसी और अंग्रेजी के शब्द अपना स्थान बना चुके हैं, और बना चुके हैं तो हम क्या करते हैं कि शब्द तो मूलतः वो किसी फारसी या विदेशी भाषा के हैं, लेकिन हम पढ़ते हैं ना, उनमें कई बार हम हमारी भाषा के, हिंदी के या संस्कृत के लगा करके जोड़ तोड़ करके हम शब्द बना देते हैं। जैसे आपने बहुत बार देखा होगा, रेलगाड़ी एक शब्द है, रेलगाड़ी। हालांकि को समास के संदर्भ में इनके बारे में और चर्चा करेंगे, लेकिन इसी शब्द की बात करें हम, रेल और गाड़ी की, तो देखिए रेलगाड़ी एक मिलाकर शब्द बन जाता है रेलगाड़ी, बहुत प्रचलित है। रेल तो है अंग्रेजी का और गाड़ी है हिंदी का, 2 शब्दों का योग हो गया। अब इसे क्या कहेंगे? संकरी कहेंगे, ना तो हिंदी का कहेंगे ना विदेशी कहेंगे। तो इस प्रकार से भी हम इसमें पढ़ेंगे। अन्य भाषाओं के प्रत्यय भी होते हैं, हिंदी के भी होते हैं और संस्कृत के भी होते हैं। मूलतः हिंदी में जो आए वो संस्कृत से ही आए हैं, वो तत्सम थे और तद्भव में आकर के वो अपना रूप बदल चुके हैं। तो प्रत्यय के कितने भेद? 3 भेद हैं। आगे देखिए, संस्कृत के प्रत्यय की अगर बात करें तो 2 प्रकार के होते हैं।
संस्कृत में प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, और कौन कौन से हैं, फिर ये प्रत्यय के भेद आ गए संस्कृत के, और वो होते हैं कृत प्रत्यय और तदित प्रत्यय। इनके नाम आप अच्छी तरह से याद रखें, बहुत बार परीक्षा में इनके नाम ही पूछ लिए जाते हैं। नंबर 1 पर है कृत प्रत्यय और नंबर 2 पर है तदित प्रत्यय, और ये भी याद रखें इनके नाम भी यही हैं, इसके अलावा उपनाम नहीं है। बहुत जगह आप अलग से पढ़ेंगे कि तदितांत प्रत्यय इस प्रकार से भी पढ़ेंगे, वो नहीं है। केवल 2 ही प्रत्यय हैं संस्कृत के, एक कृत प्रत्यय और दूसरा तदित प्रत्यय। यहां से भी सवाल बनता है कृत प्रत्यय किसे कहते हैं, तदित प्रत्यय किसे कहते हैं। कई बार प्रत्यय की पहचान करवा लेते हैं, ये कौन सा प्रत्यय है, ये तो पता चल गया प्रत्यय है, लेकिन ये भी पता होना चाहिए ये कृत प्रत्यय है या तदित प्रत्यय है, तो उसकी भी हम पहचान देखेंगे। पहले देखते हैं कृत प्रत्यय, ये हलंत लगी हुई है, तय आधा है। कृत प्रत्यय क्रिया या धातु के बाद लगने वाले प्रत्यय, बस विशेषता कह दो, परिभाषा कह दो, कुछ भी कह सकते हो आप, इसको प्रवृत्ति कह दो। कृत प्रत्यय की परिभाषा आप इतना याद रखेंगे, क्रिया या धातु, कृत का नाम लेते ही, कृत शब्द ही क्रिया या धातु से बना है, क्रिया धातु। कहने में हम धातु और क्रिया को एक ही कह देते हैं, लेकिन थोड़ा सा इनमें अंतर है। तो क्रिया धातु शब्दों के अंत में जब लगेंगे वो कहलाते हैं कृत प्रत्यय। एक को याद रख लेंगे आप, दूसरे को तो अपने आप समझ जाएंगे कि तदित कौन से होते हैं। तो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, हमारे पास 3 और बच जाते हैं, अव्यय कहते हैं उनको। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में तदित प्रत्यय का योग हो जाएगा। एक को स्थापित पूरी तरह से रख लें, कृत प्रत्यय कहाँ लगेंगे, कई बार परीक्षा में सीधा सवाल पूछ लेते हैं। तो क्रिया या धातु शब्दों के अंत में, क्रिया धातु के अंत में नहीं, शब्दों के, क्रिया धातु शब्दों के अंत में लगने वाले प्रत्यय क्या कहलाएंगे, कृत प्रत्यय। और आपसे पूछे तदित प्रत्यय क्या कब कहलाएंगे, कौन से कहलाते हैं, तो आप कहेंगे या तो ये कहें क्रिया या धातु शब्दों के अलावा, लेकिन ये परिभाषा ठीक नहीं बैठती है, तो आप कहें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों के अंत में लगने वाले प्रत्यय, वे शब्दांश जो शब्द में लगते हैं उन्हें तदित प्रत्यय कहते हैं। इनके नाम इसी रूप में आप याद रखेंगे। और देखिए कृत प्रत्यय के संदर्भ में, तथा इनके योग से बने शब्दों को कृदंत कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात, अनेक परीक्षाओं में पूछा भी गया है ये बात। हम क्या करते हैं कि सामान्यतः इसका ही दूसरा नाम समझ लेते हैं कि कृत कह दो या कृदंत कह दो। कृत कह देते हैं और हम कई बार कह देते हैं कृदंत, और हम सोचते हैं दोनों एक ही है, कृदंत और कृत प्रत्यय। नहीं, प्रत्यय तो कृति है, लेकिन उसके योग से जो शब्द बना है, जैसे समास हम पढ़ते हैं तो 2 पद होंगे, लेकिन दोनों पदों के योग को क्या कहेंगे, सामासिक पद कहेंगे हम। ऐसे ही प्रत्यय लगे हुए शब्द को हम कहेंगे कृदंत। और देखिए कैसे बना है, कृदंत है तो वही कृत, ये लीजिए कृत, और अंत लगा हुआ है इसमें। और आपको पता है संधि में आपने पढ़ा है कि ये तय जो है वो द में बदल जाएगा, और क्या हो जाएगा, कृदन, और आगे वाला ऐसा ही रहेगा कृदंत। ये लीजिए, बिल्कुल और कहीं सोचना ही नहीं है। इसी को अगर ध्यान से समझते तो अर्थ भी अपने आप ही आ रहा है, कृत और अंत। कृत प्रत्यय तो पहले ही कह दिया हमने, और अंत, जिन शब्दों के अंत में कृत प्रत्यय लगा हुआ हो उनको कृदंत कहते हैं। और प्रत्यय कौन सा लगा हो, कृत। कई बार परीक्षा में यह भी पूछा जाएगा कृदंत, कृदंत शब्द कौन से होते हैं, तो कृत प्रत्यय के योग से बने शब्द कृदंत कहलाते हैं। ये अलग याद रखें, अलग से समझें इस बात को। कई बार परीक्षाओं में या किताबों में, अच्छी अच्छी किताबों में हम देखते हैं कृत और कृदंत एक ओब्लिक करके या करके लिख देते हैं, गलत है। प्रत्यय तो कृत ही है, लेकिन उनके योग से जो शब्द बना है वो कृदंत कहलाता है। और क्योंकि इसका नाम ही इसलिए पड़ा है, कृत धन अंत से बना है, इसलिए कृदंत है। ये भी आप याद रखेंगे। कई बार आपको शब्द नहीं देखकर यहीं से सवाल बन जाता है। ये क्लियर हो गया। दूसरा देखिए तदित, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। बिल्कुल आप क्रिया और धातु नहीं लाएं, बस
संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के अंत में लगने वाले प्रत्यय को हम तदित प्रत्यय कहते हैं। ये परिभाषा हो गई, ये हमारी समझ के लिए है कि क्रिया, सर्वनाम या विशेषण शब्दों के अंत में जो प्रत्यय लगेंगे वो कौन से कहलाएंगे? तदित कहलाएंगे। और देखो, तथा इनके योग से बने शब्द तदितांत कहलाएंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है, तदितांत। और देखिए, शब्द था हमारा तदित और अब क्या कह रहे हैं? तदितांत। बात वही आ गई है, कौन सी? कृत और कृदंत दोनों वाली वही बात है यहां पे। अब देखिए, तदितांत का मतलब है तदित, ये तो शब्द है ही, इसमें योग किसका हुआ है? अंत का। और अब शब्द क्या बनेगा देख लीजिए आप, तय के आगे ए आ रहा है और ये दीर्घ संधि का उदाहरण है कि ए और ए मिलकर के आ हो जाएंगे, तो अब बन गया आपका शब्द तदितांत। ये लीजिए, तदितांत। ये इसलिए बता रहा हूं कि आप ये न कहें कि इसी का नाम है, नहीं, इससे बना जरूर है, लेकिन ये कह रहा है कि वे इनके योग से बने हुए, इनके योग से कोई शब्द बनता है, उस शब्द को कहते हैं तदितांत, न कि प्रत्यय को। ये प्रत्यय नहीं है, इनके योग से बना हुआ पूर्ण शब्द, तो उसको हम तदितांत कहेंगे। और उदाहरणों से हम आगे देखेंगे। कई बार ये भी पूछ लेता है, पूछा तो ये समास में भी ये गया है कि समास के दोनों पदों के योग को क्या कहते हैं? सामासिक शब्द कहते हैं, सामासिक पद कहते हैं, ये पूछा जाता है। हम वो तो याद कर लेते हैं, उदाहरण सारे, यहां से भी सवाल बनता है। तो यहां ये स्थिति क्लियर हो गई हमारी। इसमें हमने क्या देखा है? प्रत्यय की परिभाषा, और इसमें 2-3 महत्वपूर्ण बातें आती हैं। शब्दांश आप याद रखेंगे, शब्द नहीं कहें कभी भी, शब्दांश है ये, क्योंकि पूर्ण अर्थ नहीं देते हैं। जो पूर्ण अर्थ देते हैं वे शब्द कहलाते हैं, पूर्ण अर्थ नहीं देते हैं शब्दांश कहलाते हैं। प्रत्यय अंत में लगते हैं। प्रत्यय के 3 भेद है, 3 प्रकार के प्रत्यय होते हैं, ये मान लीजिए, संस्कृत के, हिंदी के और विदेशी के। संस्कृत के प्रत्यय की बात करें तो 2 प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तदित प्रत्यय। कृत प्रत्यय किसे कहते हैं? तो हमने देखा क्रिया या धातु के अंत में लगने वाले जो शब्दांश है वो कृत कहलाते हैं, और इनके योग से बना हुआ जो शब्द है वो कृदंत कहलाता है। और तदित प्रत्यय की परिभाषा हमने देखी थी कि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के अंत में लगने वाले शब्दांश से तदित प्रत्यय कहलाते हैं, और उनके योग से बना हुआ शब्द या उनके योग से जो बनता है उसे हम तदितांत कहते हैं। ये सरल है, ये बातें आप अच्छी तरह से याद रखें। अब देखिए, दूसरा इसमें महत्वपूर्ण जो प्रकरण आता है वो उदाहरणों का आता है। एक तो यह हो ही गया चरण, पहला चरण था कि इनकी सामान्य जानकारी आपको होनी चाहिए, जो हो गई है। अब दूसरा आता है, डायरेक्ट आपको सीधे ही शब्द दे देंगे और शब्द में ही पूछेंगे कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है या इसके योग से कौन सा शब्द बना हुआ है। 2-3 प्रकार से आपको सवाल पूछ सकता है परीक्षा में। और देखिए, अमुनी को देखते हैं, कई बार पहचान भी करा लेता है कृत प्रत्यय है या तदित प्रत्यय है, ये भी कई बार पहचान करा लेता है। जो महत्वपूर्ण है, कुछ से उनका प्रयास किया है कि आपको उनसे परिचय कराया जाए, ताकि परीक्षा में आप पहले से रूबरू हो उनसे, और किस प्रकार के योग से बनते हैं और कैसे बनते हैं, ये थोड़ी सी 2-4 नई बातें इनमें आती हैं, आप उनको भी समझ लें। और इनका भय, इनका डर जो है आपके मन में कि प्रत्यय तो मुझे अच्छी तरह से नहीं आते हैं, वो आज निकाल दीजिए। और देखिए, कृत प्रत्यय। अब कृत प्रत्यय का हम अध्ययन कर रहे हैं तो इतना समझ रहे हैं कि क्रिया धातुओं के अंत में लगेंगे। निश्चित रूप से क्रिया धातु वाले शब्द होंगे, उनके अंत में लगेंगे। मूलतः मूल रूप से वो क्रिया होगी और क्रिया का ही रूप होगा, उसके अंत में लगेंगे ये शब्दांश, तो प्रत्यय का योग करेंगे। इसलिए हमने कृत प्रत्यय लिया है और इसको पहचान भी कर लेंगे। अक देखिए, अक। अब अक के योग से कौन कौन से शब्द बन रहे हैं ये देखिए। पाठक, विश्लेषण कर लेते हैं हम। पाठक, और देखिए आज आगे देखते हैं हम प्रत्यय, और प्रत्यय में कृत प्रत्यय के कुछ उदाहरण,
और इन उदाहरणों से हम समझने का प्रयास करते हैं परीक्षा में कैसे पूछे जाते हैं और आप किस प्रकार से मूल शब्द और प्रत्यय को पृथक करते हैं। कोशिश है हमारी कुछ महत्वपूर्ण प्रत्यय लेकर के आपको समझाने की। सभी प्रत्यय को हम यहाँ समझा नहीं सकते, इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन इन कुछ चुनिंदा प्रत्यय के माध्यम से आप इतना जरूर जान जाएंगे कि प्रत्यय किस प्रकार से कार्य करते हैं और उसमें किस प्रकार से मूल शब्द होता है। और पहला हमारा है कृत प्रत्यय। ये बताने की आवश्यकता पुनः नहीं है कि कृत प्रत्यय क्रिया या धातु के अंत में लगेंगे। मूल रूप से वो शब्द क्रिया के होंगे या धातु के होंगे। तो आपसे पूछा जाए ये किस प्रकार का प्रत्यय है तो आप कहेंगे कृत प्रत्यय है। और देखिए सबसे पहले आता है अक। अक प्रत्यय के योग से पाठक, गायक, नायक और लेखक शब्द बने हैं। ये सारे में कई बार पूछ लेते हैं कि निम्न में से कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो आपको बताना है अक प्रत्यय लगा हुआ है और किस प्रकार से लगा हुआ है और ये कृत प्रत्यय के अंतर्गत कैसे आता है। जैसे आपके पास शब्द है पाठक, देखिए पाठक। अब पाठक जो है वो पाठ से बना है, पाठ पाठ मूल रूप से शब्द तो है हमारे पास पाठ और उसके अक प्रत्यय लगने से अब बन गया है पाठक। ऐसे ही गायक है। अब गायक है तो इसका मतलब है गई धन अक। ये हम यण संधि के अंतर्गत भी देखेंगे। अब इसमें मूल शब्द तो है गई और प्रत्यय लगा हुआ है अक। तो इस प्रकार से इन प्रत्ययों के योग से कौन कौन से बने, या तो आप ऐसे याद रखें इसमें अक प्रत्यय लगा हुआ है, या इस प्रकार से रखें कि इसमें मूल शब्द क्या है। दोनों तरीके आपके रहेंगे समझने के लिए। तो पाठक में अक है अंत में, आखिर में, क्योंकि प्रत्यय अंत में लगते हैं। और गायक अक है अंत में, नायक अंत में अक है, लेखक अंत में अक है। और मूल शब्द आप अलग से निकाल दें। लेख है, जैसे मान लीजिए कि लिखना से बना है और लिख धातु है, लिख क्रिया है। लिख का मतलब अंत में ना लगाएंगे, क्रिया का रूप बनाएंगे तो लिखना, तो ये क्रिया के रूप में आ जाएगा। इस प्रकार से कृत प्रत्यय ये कहलाएंगे। इसको परीक्षा में ये पूछ लें कि इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है और आपके विकल्प में जैसे मान लीजिए कैब है और अक है, एक है खक है, एक ए है। अब आपसे पूछा जाएगा कि लेखक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। तो आप क्या करते हैं कि कोशिश करते हैं कि आखिरी का जो शब्द होगा वह होगा कि आखिरी का कै आ रहा है तो कै प्रत्यय नहीं है। और कै प्रत्यय को उठाने के बाद क्या बनता है ये भी देखना है। तो कहने का मतलब ये नहीं है कि उसको बस केवल जोड़ दिया है, उसमें विकार भी उत्पन्न हो जाते हैं। प्रारंभ में होंगे, मध्य में होंगे, किस प्रकार से होंगे, तो आपको इतना भी ध्यान रखना है। और देखिए आगे, ये अक प्रत्यय से था अक्कड़ प्रत्यय। अक्कड़, भुलक्कड़, घुमक्कड़, कुदक्कड़, और भी बहुत सारे शब्द हो सकते हैं। इन सब में अक्कड़ प्रत्यय लगा हुआ है। परीक्षा में आपसे पूछ लें कि ये शब्द दे दिया, जैसे कि घुमक्कड़ दे दिया, और आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो आप ये नहीं देखें कि आखिरी में कड़ है या डे है या कड़ है इस प्रकार से, या मक्कड़ है, नहीं। आप अगर मक्कड़ कह रहे हैं, जैसे मान लीजिए घुमक्कड़ है ये शब्द, घुमक्कड़, और आपसे कहा गया कि इसमें प्रत्यय बताइए, और आप देखें, आप कह देंगे कि मक्कड़ है, ठीक। मान लीजिए कि आपने ये कहा कि मक्कड़ है, तो आप क्या देखेंगे, मूल शब्द क्या रहा, घू, घू, इस प्रकार से। तो ये मूल शब्द नहीं है, क्योंकि ये अर्थ नहीं देता है, और मूल शब्द अर्थ देना चाहिए, सार्थक होना चाहिए, उसके समानार्थी उसके अनुसार होना चाहिए। तो ये हम देखेंगे कि मक्कड़ तो किसी प्रकार से प्रत्यय में नहीं बैठता है, तो हम इसको नहीं करेंगे। हम देखेंगे कि घुमक्कड़ इस प्रकार से शब्द है, घुमक्कड़। अब इसमें अगर हम घूम निकाल दिए, अक्कड़ हमारे पास शब्द है। इसमें दूसरी अब ये नियम याद आएगा आपको कि इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, तो आ होना चाहिए था, नहीं, गलत। ये नियम यहां लागू नहीं होगा। ये नियम संधि में लागू होता है, दीर्घ संधि में, यहां लागू नहीं होगा। पहली बात तो ये
बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद कर ले आप कि प्रत्यय हैं, उनका संबंध इस प्रकार से आप स्थापित नहीं करें कि संधि का नियम यहां लागू होगा। आवश्यक नहीं है, जरूरी नहीं है, यहां लागू नहीं होगा, तो ये नहीं लागू हो रहा, इसलिए घुमक्कड़ी शब्द बन रहा है, पहली बात। दूसरी बात घूम से है, ऊ की मात्रा से है। यहां देखिए घुमक्कड़ तो हम ऊ की मात्रा छोटी रखेंगे, लेकिन आपसे पूछे मूल शब्द कौन सा है तो घूम है, घूम, और घूमना क्रिया है, तो घूम मूल शब्द हो गया हमारा घूम। अब घूम हमेशा ऊ की मात्रा बड़ी आएगी, और यही पेच है, इसी को माध्यम मानकर परीक्षक परीक्षा में पूछ लेता है कि आप कहीं गलती तो नहीं कर रहे हैं। आपसे कहा जाएगा, जैसे मान लीजिए कि यह शब्द दिया हुआ है और आपसे कहेंगे कि यह घुमक्कड़ का प्रत्यय और मूल शब्द का योग है, और आपके पास पहला विकल्प है घूम धन अक्कड़, क्योंकि आपको याद था कि अक्कड़ प्रत्यय लगा हुआ है, और 2 नंबर पर था घूम धन अक्कड़। ध्यान से देखना इस बात को, ये बहुत महत्वपूर्ण है और सवाल यहीं से बनता है। आगे 2 विकल्प और कुछ भी हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि घू और मक्कड़ हो गया, ये तो अपने आप में पहले से ही अलग हो जाएगा। और 4 नंबर है, जैसे मान लीजिए घूमक और कड़। अब आपको ये 4 विकल्प दिए हुए हैं और आपसे कहा जाएगा कि ये किस प्रकार से प्रत्यय और मूल शब्द को पृथक करने वाला कौन सा सही विकल्प है। अब देखिए, आप जल्दबाजी में देखेंगे और इसको समझा नहीं तो आप क्या करेंगे कि घूमक्कड़, तो आपको पता है कि अक्कड़ प्रत्यय है, तो अक्कड़ तो देख लिया, ठीक है। अब ये अक्कड़ भी 2 में लिखा हुआ है और आपने इधर वाला शब्द नहीं देखा, और देखा भी तो क्या सोचा कि इसमें भी देखो ऊ की मात्रा छोटी है और इसमें भी यही है, तो ये हो जाएगा, नहीं होगा, गलत हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। आपका उत्तर होगा ये। अक्कड़ लगने के बाद घुमक्कड़ में जोर जो है वो अक्कड़ में चला जाता है, यहां पर हल्का पड़ेगा, हल्का पड़ेगा, इसका मतलब मात्रा अपने आप ही छोटी हो जाएगी। घुमक्कड़, यहां हम बल लगा रहे हैं, यहां बल नहीं लगेगा, इसलिए इसमें छोटी ऊ की मात्रा हो जाएगी। और अकेला अगर घूम शब्द है तो देखिए जोर देके बोलना पड़ेगा, लंबा बोलना पड़ेगा, घूम, तो इस प्रकार से। अब ये विकल्प 2 ही उत्तर आएगा। अब आप ये नहीं कहेंगे कि अक्कड़ प्रत्यय लगा तो इसमें मात्रा का विकार कैसे उत्पन्न हुआ, प्रत्यय में होगा। ये एक बार आपको समझ करके याद रखनी है, फिर आप गलती नहीं करेंगे। ऐसे अनेक और भी शब्द आते हैं जिनमें इस प्रकार से मात्रा को लघु से दीर्घ बना देता है, तो इस प्रकार से आपका विकल्प 2 सही होगा। यह समझने वाली और महत्वपूर्ण बात है, परीक्षा में अनेक बार ऐसा पूछा गया, अनेक कंपटीशन में आया भी है। ऐसे ही भूलक्कड़ है तो आपको भूल लिखना है, तो भूल शब्द ये होता है, और अक्कड़ प्रत्यय है इसमें, अक्कड़, इस प्रकार से। लेकिन जो शब्द बनेगा यानी कि करदंत जो शब्द बनेगा वो किस प्रकार से बनेगा, भूलक्कड़। अभी बताया था कि ये करदंत है, करदंत का मतलब है कि प्रत्यय लगा हुआ शब्द है, तो आपका शब्द हो जाएगा भूलक्कड़। भूलक्कड़ शुद्ध रूप से ऐसे ही लिखेंगे, और इसका विश्लेषण देखें तो भूल इस प्रकार से लिखेंगे और अक्कड़ प्रत्यय लगा हुआ है। मूल शब्द पूछे तो भूल है, प्रत्यय पूछे तो क्या है, अक्कड़ है। समझ गए, ये बात आपको याद रखनी है। ऐसे ही घूम है तो कूद है, तो कूद तो अकेला तो कूद इस प्रकार से लिखेंगे, फिर इसमें अक्कड़ प्रत्यय लगा हुआ है, ये लीजिए अक्कड़। लेकिन जब कुदक्कड़ लिखेंगे तो इस प्रकार से बनेगा, ये विकल्प सही है। और ये इस प्रकार से ऊ की मात्रा बड़ी होती है, इसी को माध्यम मानकर परीक्षक परीक्षा में पूछ लेता है। तो अक प्रत्यय है इसमें, अक्कड़ प्रत्यय इस प्रकार से इसमें लगा हुआ है। 2 प्रत्यय देखिए, तीसरा देखिए नी, नी। अब देखिए चल, मूल शब्द तो चल है और नी लगा हुआ है, तो इसको तो पहचानने में कोई दिक्कत ही नहीं है, चलना धातु का क्रिया है, तो चल। ओढ़नी, तो ओढ़नी, ओढ़ना से होता है कि ओढ़नी ओढ़ते हैं, और ये अनुस्वार है। सूंघना, सूंग से बना है, लेख से बना है, लेखनी, क्योंकि लेखनी लेख लिखती है, तो नी प्रत्यय के योग से बन गया। ये सीधा और सरल है,
इसको आसानी से पहचान लेंगे। लेकिन इसमें भी आप ऐसा नहीं करेंगे कि खनी लिखा हुआ है, खनी अगर आप बता रहे हैं तो फिर मूल शब्द आपके पास क्या रह जाएगा, इसका आप जरूर विचार कर लें एक बार। आड़ी, अब देखिए खिलाड़ी, कबाड़ी, इनमें कई बार पूछ लेते हैं कि शब्द दे दिया कबाड़ी, ये खिलाड़ी दे दिया, मान लीजिए खिलाड़ी, खिलाड़ी शब्द, और आपसे पूछा गया कि इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो आप ये नहीं कहें कि ई लगा हुआ है। अगर आपने ई बताया तो गलत हो जाएगा। क्यों होगा ये जान लीजिए। अगर ई को उठाओ तो उसके बाद क्या शब्द बना आपके पास शब्द बना खिलाड़। क्या कोई शब्द होता है? नहीं होता, इसलिए यह आपका ई प्रत्यय नहीं होगा। प्रत्यय तो है ई, लेकिन खिलाड़ी में ई नहीं है, यह आपने खुद ने ही चेक कर लिया, जांच कर ली कि नहीं है, क्योंकि प्रत्यय को उठाने के बाद शब्द सार्थक रहना चाहिए। तो आप कहेंगे कि आड़ी है, ये लीजिए आड़ी, आड़ी है तो आपके पास शब्द क्या रह गया, अब ये खेल हो जाएगा, खिल से खेल, खेल, और धन आड़ी। विकार यहां भी होगा, खिल नहीं रहेगा, क्योंकि हमें पता है खिलाड़ी खेल से संबंधित है, तो खेल हो जाएगा, खेल आड़ी। अब ये खेल के आड़ी लगने से शब्द बन गया आपके पास खिलाड़ी। ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप जो भी शब्द बता रहे हैं, पहली बात उस शब्द से उसका संबंध होना चाहिए, प्रत्यय लगे हुए, यानी करदंत के बाद में उसका संबंध उससे होना चाहिए। दूसरा, जो भी शब्द है वो सार्थक होना चाहिए, अर्थ देने वाला होना चाहिए। बिना अर्थ वाले प्रत्यय हो सकते हैं, लेकिन मूल शब्द कभी नहीं होगा, इसको भी ध्यान में रखेंगे। तो इस प्रकार से खिलाड़ी कबाड़ी में आड़ी प्रत्यय लगा हुआ है, आड़ी। अब देखिए आकू, ऊ की मात्रा बड़ी है, तो पडाकू, लड़ाकू, पडाकू और लड़ाकू। अब आपसे पूछे इसमें प्रत्यय कौन सा है, तो आकू है। अब इसमें पूछे मूल शब्द क्या है, तो पड है, पड, केवल पड है, और पड और आकू। अब शब्द क्या बन गया, पडाकू, जो ज्यादा पढ़ता है, पडाकू। मूल शब्द पड है, प्रत्यय क्या है, आकू है, तो पडाकू। ऐसे लड़ है, लड़ना। अब देखिए कृत प्रत्यय सी लिए हैं, क्रिया है, इसलिए तो लड़ना क्रिया है, पढ़ना क्रिया है, इसलिए आकू प्रत्यय लगा हुआ है। अब देखिए आगे वाला, वाला बहुत साधारण सा प्रत्यय है, और साधारण ही अलग पहचान कर लोगे। लिखने वाला, तो लिखना क्रिया है, बोलने वाला, बोलना, पढ़ने वाला, पढ़ना, तो वाला लगा हुआ है, तो अलग ही पहचान हो जाएगी कि ये वाला प्रत्यय है। आगे देखिए ती, अब गिन, धरती, घटती और करनी, इनमें लगा हुआ है। अब देखिए कैसे लगा हुआ है, गिनना, तो गिन कहते हैं, गिन, गिन, गिनना से बना है, क्रिया का आगे रूप हो जाएगा गिनना। और धर, धर, धारण करने वाली, धर, धरी रहने वाली, और घट, घटना, घट, और कर। इस प्रकार से इन सब के अगर हमने ती प्रत्यय लगाया तो आपके सामने ये शब्द बन गए, गिनती, धरती, घटती, करनी। तो सीधी सी बात है, ये प्रत्यय कौन सा लगा है, ती प्रत्यय लगा है, करनी नहीं है, करती होगा यहाँ, करती। कुछ शब्द बनाने में, कुछ कंप्यूटर से, कुछ टंकण में भी अशुद्ध हो जाते हैं, तो आप उनको ज्यादा न लें। आओ देखिए, आओ प्रत्यय, पढ़ाओ, खिंचाओ, बचाओ, ऐसे और भी अनेक शब्द हो सकते हैं। आप तीन शब्दों से, इन्हीं शब्दों से पहचान कीजिए। कैसे, आओ कैसे हैं, आपने आओ पढ़ाओ में से निकाला तो आपका शब्द बच गया पढ़, और पढ़ का मतलब पढ़ना, तो पढ़ शब्द बच गया। खींच शब्द बच गया। अब खींच में खींच कहने की आवश्यकता नहीं है, इस प्रकार से बनेगा खींच। लेकिन जब आव लग गया तब खिंचाव हो गया, अब ये छोटी हो गई, जोर यहां नहीं रहा, आगे आ गया आव पर, तो इसलिए यह हो गया। बच या बचना, तो बचाओ, आव प्रत्यय है। आई, लिखाई, पढ़ाई, लड़ाई, इस सब में आई प्रत्यय है। आप याद कर लें एक बार, आई प्रत्यय लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि लिख मूल शब्द है, लिख, इसमें है पढ़, और इसमें है लड़,
ये कहने की आवश्यकता नहीं है, आप समझ गए। इन्हीं का क्रिया रूप बनाना है, आगे धातु है और आगे क्रिया रूप बनाना है, तो लिखना, पढ़ना और लड़ना, लेकिन वो नहीं होंगे यहाँ विकल्प में। बस इतना ही होंगे कि इनके बाद में इनमें अगर आई प्रत्यय लगा है तो आपके मूल शब्द पूछे तो लिखी है, इसमें भी आई लग गया है, आई, और इसमें भी आई लग गया है। अब शब्द क्या बने भाई? लिखाई, पढ़ाई और लड़ाई। प्रत्यय पूछेगा निश्चित रूप से आई है, साफ स्पष्ट दिख भी रहा है। अब थोड़े से उदाहरण तदित प्रत्यय के भी देख लेते हैं, और तदितांत ये दिए गए हैं। ये तदितांत है, मैं फिर से कह रहा हूं, ये सारे शब्द क्या हैं? तदितांत है। और ये क्या है? तदित प्रत्यय है। ये अंतर है तदित और तदितांत में। ये प्रत्यय लगे हुए शब्द हैं इसलिए इनको तदितांत कहेंगे, और ये केवल प्रत्यय इसलिए इनको केवल तदित कहेंगे। तदित और तदित कहाँ लगते हैं? संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के अंत में लगते हैं। वाला, फल वाला, गाड़ी वाला, दूध वाला, सिंपल और सरल है। बस कुछ नहीं करना, गाड़ी, फल और दूध इनको अलग कर देना है, और ये आप सब समझ रहे हैं, ये संज्ञा है, सर्वनाम और विशेषण है, इसलिए इनको इस प्रकार से वाला लगा हुआ है। बहुत सरल है। आगे देखिए, हारा, तो पणी हारा, लक्कड़ हारा, पनी, पणी हारा, पनी पन से बना है, पन यानी पानी होता है। पणी हारा, लक्कड़ हारा, तो लक्कड़ के हारा लग गया तो हारा हो गया। इन सब में हारा, हारा लिखा हुआ है। आर है सुनार, लुहार, कुमार। ये थोड़ा सा टेढ़ा है, इसमें अगर ये नहीं पूछेंगे, आपसे पूछेंगे तो ये कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो आप पहचान लेंगे कि आर आ रहा है अंत में। देखिए, आ की मात्रा और रह, आ की मात्रा और रह, आ की मात्रा और तथा रह लिखा हुआ। ठीक, अब इसमें पूछ सकते हैं आपसे मूल शब्द। देखिए, जैसे सुनार, तो मूल शब्द सोना है, सोना धन आर है। आगे देखिए, लुहार, लोहा है, लोहा आर। और आगे है कुम्हार, तो कुंभ है, कुंभ आर। ये थोड़ा सा जटिल हो जाएगा। ये वही बात आ गई है कि आप जो बता रहे हो वह मूल शब्द और सार्थक होना चाहिए, उसके अर्थ के अनुसार होना चाहिए। आप जानते हैं सोने का काम करने वाला सुनार होता है, इसलिए सोना मूल शब्द है, आर उसमें प्रत्यय लगा हुआ है। ऐसे लोहे का काम करने वाला आर प्रत्यय लगा करके लुहार बनाया गया। ऐसे कुंभ का काम करने वाला कुम्हार कहलाता है। तो इस प्रकार से ये मूल शब्द ये हैं। ये कैसे बने और कहां से आए, इन शब्दों को आप देखोगे, इनमें जहां पर ये लगे हुए हैं तो आप ऐसे नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए कि सुनार था और आप ये नहीं कहेंगे कि सुन हो गया, सुन और आर, ऐसा अगर आपने कह दिया तो गलत हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि सुन क्या होता है, यहां सुन का क्या संदर्भ दे रहा है? सुनार कोई अर्थ नहीं दे रहा है। सुन जरूर शब्द होता है, सुन तो क्या होता है, और तो इस प्रकार से ये गलत हो जाएगा। विकल्प में ये भी रहेगा, ये जाएगा नहीं कहीं, ये रहेगा और ये भी रहेगा। आपको अपनी सूझबूझ से ये सोचना है, सोने का काम करने वाला सुनार है, इसलिए आर प्रत्यय लगा हुआ है उसमें और सोना उसमें आएगा। हर प्रकार के उदाहरण में आपको बताने के प्रयास कर रहा हूं, भले ही एक एक, दो दो, तीन तीन ही उदाहरण है, लेकिन इनसे आप समझें। ई प्रत्यय के योग से देखिए, गर्मी, लाली, चोरी, खेती। सिंपल है, गर्म, मूल शब्द तो गर्म है और ई तो लगा हुआ है ही। लाली में लाल है, ये लीजिए लाल। चोरी में चोर है और खेती में खेत है, ये मूल शब्द है। सब के क्या लगाया है? ई लगाया है, और ई लगाते ही इनकी मात्रा क्या हो गई? एक एक ई की मात्रा लग गई। गर्म से गर्मी, लाल से लाली, चोर से चोरी, खेत से खेती, इस प्रकार से बन जाएगा। कार देखिए, धिक्कार, जयकार, झंकार, बिल्कुल। अब इनमें मूल शब्द क्या है? तो धिक है, और धिक कहने की आवश्यकता नहीं है, धिक इस प्रकार से बनेगा। धिक और जय और झंक, और आगे कार लगा हुआ, सब के कार लगा दिया।
तो शब्द क्या बन गए? कर्मश है, धिक्कार, जयकार, झंकार। ठीक, ता प्रत्यय के योग से देखिए, सुंदरता, मधुरता, लघुता, बहुत सरल है, बिल्कुल ऐसे ही रहेंगे जैसे ये दिख रहा है आपको। बस थोड़ा सा अंतर आपको ध्यान रखना है कि कई बार क्या है कि मात्रा फिर छोटी बड़ी हो जाती है, उसका आप विशेष ध्यान रखें, और होगी इसीलिए उसको परीक्षा में पूछा जाता है, वो आप गलती नहीं करें। त्व से देखिए, व्यक्तित्व है, गुरुत्व है, बंधुत्व है। मूल शब्द है, इसमें व्यक्ति, इसमें गुरु, इसमें बंधु, और तव प्रत्यय लगा हुआ है। इक देखिए, मानसिक, काल्पनिक और सामासिक, बिल्कुल ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, अनेक बार पूछा गया। इक प्रत्यय, ये तो आप पहचान लेंगे कि इक लगा हुआ है, और ई भी छोटा है, सब में मात्रा लगी हुई है, लेकिन मूल शब्द को कैसे पहचानेंगे? अब देखिए, क्या आप इक को उठाएंगे? मानस में शब्द है मानस, और इसमें फिर इक प्रत्यय लगाया है, मानसिक, तो शब्द क्या बन गया? मानसिक। बिल्कुल बहुत सरल और एकदम सीधा सा है, कुछ नहीं किया, ई को उठाकर ई की जगह मात्रा आ गई, योग होने से मानसिक हो गया। अब देखिए आगे वाला, देखिए काल्पनिक, काल्पनिक ये शब्द है काल्पनिक। अब इसमें भी क्या हम ऐसे करें क्या? काल्पन, काल्पन और इक, अगर हमने ऐसा कह दिया तो आप देखेंगे ये कोई शब्द नहीं है, बिल्कुल काल्पनिक शब्द नहीं है। शब्द तो है हमारे पास कल्पना, कल्पना शब्द है, कल्पना, और कल्पना के इक लगाने से अब शब्द बन गया क्या? काल्पनिक। आग की मात्रा का आगम हो जाता है तो काल्पनिक शब्द बनेगा। कल्पना, काल्पना कभी नहीं कहें, वो गलत हो जाएगा। अब देखिए, काल्पनिक जो होता है वो कल्पना पर ही आधारित होता है, इसलिए कल्पना से बना है काल्पनिक, और प्रत्यय क्या लगा? इक लगाया, दिख रहा है अंत में देखिए एक की मात्रा और कै, और प्रत्यय भी है ऐसा। आ से देखिए, ठंडा, भूखा, छाता, प्यासा, बिल्कुल दिख ही रहा है। आप इसमें से और आगे इसको बढ़ाना चाहें और आपको नहीं पता कि आ है या क्या है, तो देखिए इसमें से क्या निकालेंगे आप? आगे की निकालेंगे, सा निकालेंगे तो सा प्रत्यय नहीं है, और अगर है प्रत्यय तो आगे शब्द क्या बन गया? प्या। प्या कोई शब्द नहीं है जो अर्थ नहीं देता है, इसलिए आई है, क्योंकि प्यास, प्यास से प्यासा बना है, और छाता छत से बना है, ये याद रखना, छत, छत, क्योंकि छती तो होता है छाता ऊपर, तो छत से आ की मात्रा लगने से, आ की लगने से, आ प्रत्यय लगने से छत धन आ बराबर हो गया छाता। ये मूल शब्द ये है। ऐसे ही देखिए, भूख से बन गया आ लगते ही भूखा, ठंड से बन गया ठंडा, ये सिंपल है। कुछ में थोड़ा सा पेच है, उनको आपको अलग से याद रखना है। मैं समझता हूं एक बार देख लेते हैं तो याद हो जाते हैं। ऐसे देखिए, ऐसे भी पूछते हैं, और ज़्यादातर यही पूछते हैं, सीधे तो बहुत कम पूछते हैं। जो प्रत्यय दिखाई नहीं दे, समझ में ही नहीं आए, वो प्रत्यय हमारे परीक्षा में पूछा जाता है। और देखिए, मानव, यादव, राघव, माधव, पांडव, सेंधव और दानव, ये जरा उदाहरण दे दिए। ये सब के सब किस प्रत्यय के योग से बने? ऐसे देखने पर हमें लगेगा जैसे कि मानव शब्द है, मान लीजिए मानव, हमें पूछा जाएगा मानव शब्द में कौन सा प्रत्यय है। हम क्या करते हैं, प्रत्यय को हम इतना जानते हैं कि आखिर में लगते हैं, और यहाँ आखिर में क्या देखते हैं हम? वह दिख रहा है हमें, हम सोचते हैं कि वह है क्या। भाई मान लिया एक बार के लिए कि वह है, ठीक, तो आपके पास शब्द क्या बन गया? रह क्या गया? मान, और फिर वह। क्या ये शब्द सही है? आप खुद पहचानो। क्या मानव जो शब्द बना है वो मान से बना है? नहीं बना, इसलिए ये गलत है। अब देखिए कैसे बना है, मनु धन ए। अब ये ए इतना विकार उत्पन्न करता है कि यहां ब की जगह तो आ हो गया, और वह का आगम हो जाता है, और ऊ की मात्रा आ जाती है, इसलिए बन गया मानव। और ज्यादा भी आप अगर इस चीज को याद नहीं रखें तो इतना याद रख लें कि मानव शब्द जो है वो मनु से बना है। प्रथम व्यक्ति तो यही था, मनु, हम सब मनु की संतान है।
तो मनु के ए प्रत्यय लगने से बनता है शब्द मानव। आपसे इस मानव का विशेषण पूछे तो यह कहना है, प्रत्यय पूछे तो ए बताना है, मूल शब्द पूछे तो मनु बताना है। 3-4 प्रकार के सवाल इसमें निश्चित रूप से बनते हैं। ऐसे ही आपको इतना याद रखना है, ये तो आप पहचान कर लोगे कि अंत में वह है, तो आप ये याद रखें सामान्यतः कि ए प्रत्यय लगा हुआ है। और फिर उस मूल शब्द को एक बार याद रखें किससे बना है। यादव है तो यदु से बना है, यदु, यदु से, यदु में ए लगाने से बन गया अब यादव। बहुत बार पूछा गया, ऐसे टेढ़े ही पूछे जाते हैं, सीधे नहीं। देखने में लगेगा नहीं कौन सा प्रत्यय है, तो आप याद रखें ए प्रत्यय है। फिर ये लग गया तो ये नहीं लगेगा कि शब्द क्या है, तो ये याद रखना है। इसका तो कोई तरीका ही नहीं है, आपको याद ही रखना यदु और ए लगाने से। ऐसे राघव है तो रघु, रघु, रघु धन है, बिल्कुल सिंपल है। एक बार याद किया, राघव में रघु मूल शब्द है, माधव में मधु है, मधु, मधु, मधु से बना है, मधु के ए लगने से माधव बना है। मधु यानी शहद होता है, मधु के ए लगने से बना है। ऐसे ही पांडु, ये अब ये अलग प्रकार से बनेगा, पांडु, देखिए पांडु, और पांडु की संतान सारे क्या कहलाते हैं, पांडव। ये लीजिए पांडव, बस ये याद रखना है आपको। ऐसे ही कई प्रकार से आ गया, सेंधव आ गया, अब ये अलग नियम आ गया साहब, सिंधु आएगा इसमें, क्या आएगा, सिंधु और ए, अब शब्द क्या बन गया, सेंधव। बहुत बार और बड़ी एग्जाम में, आईएएस में भी ये पूछा गया है, बड़ी एग्जाम में, और बड़े बड़े लोग इसको नहीं कर पाते। सेंधव को समझिए आप, सेंधव, बिल्कुल सेंधव प्रदेश, सिंधु नदी का जो प्रदेश है वो सेंधव प्रदेश कहलाता है। और किससे बना है, सिंधु की क्या लगने से, ए लगने से, ये याद रखेंगे। ऐसे ही दनु, दनु की संतान, तो दनु ए बराबर दानव, ये लीजिए। 3-4 ज्यादा नहीं है, इनकी संख्या बहुत कम है, उनको अलग से आपको याद करना है। पुनः देख लीजिए, ज्यादा महत्वपूर्ण है इसलिए मैं इसको फिर से कह रहा हूं। मनु, यदु, रघु, मधु, पांडु, सिंधु और दनु, अलग अलग प्रकार से ए प्रत्यय लगा है, लेकिन मूल शब्द अलग निकलता है। अब देखिए ये का थोड़ा सा कठिन ये भी है, और ये दोनों ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये दोनों प्रत्यय ज्यादा महत्वपूर्ण है। दाम्पत्य, काव्य, साहचर्य, वात्सल्य, माधुर्य, स्वास्थ्य, आखिरी का यह देखकर आपने ये तो कह दिया ये प्रत्यय लगा हुआ है, लेकिन परीक्षा में आपसे क्या पूछा, मूल शब्द भी पूछ लिया और उसका योग पूछ लिया, तो मूल शब्द भी बताइए कौन सा लगा हुआ है और प्रत्यय कौन सा लगा हुआ है, ये पूछ लिया। अब देखिए दाम्पत्य, ऐसे ही लिखते हैं दाम्पत्य। अब इसका योग किससे हुआ, देखो दंपति से हुआ, दंपति, और ये अब बन गया दाम्पत्य, दाम्पत्य। दंपत्ति भी गलत लिख दिया मैंने, देखिए दंपत्ति इस प्रकार से, और ये अब क्या बन गया आपका शब्द, दोबारा देख लीजिए, दाम्पत्य। निश्चित रूप से यह प्रत्यय, और इसमें हम इसको और अधिक पढ़ेंगे संधि के अंदर, यण में, यण संधि जब पढ़ेंगे इसको और स्थापित हम कर लेंगे। फिलहाल आपको यह याद रखना है कौन सा प्रत्यय लगा है, मूल शब्द क्या है। ऐसे देखिए काव्य, बिल्कुल काव्य, बताइए आप बताइए, काव्य शब्द है, आपने ये तो कह दिया इसमें यह प्रत्यय है, बिल्कुल है, सही है, यह प्रत्यय है, लेकिन शब्द कौन सा है, अब आपका शब्द हो जाएगा कवि। हो सकता है कि एक आश्रय के साथ में आपको ये निकल रहा है, लेकिन कवि के ये लगाएंगे तब हमारा शब्द बनेगा काव्य। बिल्कुल, प्रत्यय के नियम ही अलग है, माने तो संधि के नियम मान जाए, नहीं माने तो नहीं मानना है, उसको याद ही करना है आपको, और कोई आपके पास अलग से तरीका नहीं होगा। ऐसे ही साहचर्य तो सहचर, सहचर, बिल्कुल सहचर। अब देखो ना आप इस बात को, सहचर्य यानी साथ चलने वाला, और उसके यह लगाया है, शब्द बनेगा साहचर्य। ये वात्सल्य है तो वत्सल से बना है, वत्सल, रस भी है वत्सल,
वात्सल्य बहुत महत्वपूर्ण है, ये सब ज़्यादा महत्वपूर्ण है इनके संदर्भ में। तो अब देखिए माधुर्य तो मधुर है, बिल्कुल मधुर, मधुर से बना है, मधुर मूल शब्द है। स्वास्थ्य है तो स्वस्थ से बना, ये लीजिए स्वस्थ, और ये पढ़ते हैं, आपका शब्द बन गया स्वास्थ्य। आखिरी का तो अलग हो जाएगा, ये हम संधि के प्रकरण में बताएंगे। स्वास्थ्य आदत है और आखिरी का ये है, प्रत्यय पूछे तो यह, मूल शब्द पूछे तो स्वस्थ। इस प्रकार से आप बताएं। आगे देखिए ल, मंजुल, पीतल, शीतल, सब में ल लगा हुआ है। अगर आप ल पढ़ते बता रहे हो तो उसका मूल शब्द जरूर पहचाने और ये जाने क्या इसके संदर्भ में उसका अर्थ है क्या। देख लीजिए ना, मंजुल, मंजू यानी सुंदर होता है, मंजू यानी सुंदर, और ल बहुत ज्यादा सुंदर है तो मंजुल कह देते हैं, मंजुल सुंदर, सुंदरता की तरह, तो मंजुल। तो इस प्रकार से केवल ल लगा हुआ और मूल शब्द अलग हो गया, कुछ नहीं हुआ, योग हुआ केवल। ऐसे देखिए पीत, पीत यानी पीला होता है और पीतल कैसा होता है, पीले रंग का होता है, इसलिए आपको ये शब्द कौन सा निकालना है, पीले रंग से संबंधित निकालना है, तो पीत हो गया। ऐसे शीत हो गया ठंडक, तो शीतल हो गया। द देखिए पर्यायवाची में हम देख चुके हैं, जलद, नीरद, अम्बुद, सुखद और मानद। बिल्कुल, जल के दे लग गया, नीर के दे लग गया, अम्बु के दे लग गया और सुख के दे लग गया, मान के दे लग गया, मानद उपाधि दी जा रही है तो मान, मान सम्मान सहित, तो इस प्रकार से द है, ये भी सरल है, बता देंगे। त्र, एक के त्रय लग गया, सर्व के लग गया, अन्य के लग गया, कुछ नहीं करना, केवल योग हो गया। जैसे देखिए ये भी पर्यायवाची में आते हैं, अंबुज जैन जन्म से लेते हैं, उसमें अंबुज, वारिज, अग्रज, आत्मज, तो शब्द क्या रह गया, आत्म, अग्र, वारी, अंबु, ऐसे कैसे ही रखना है। ज्ञ देखिए, सर्वज्ञ तो सर्व, बहुज्ञ तो बहु, मर्मज्ञ तो मर्म, मूल शब्द मर्म, और प्रत्यय तो आपको पता ही है, ज्ञ लगा हुआ है। नी से देखिए शेर शब्द है, मोर शब्द है, नट शब्द है, और ये थोड़ा सा आपको अलग है, इसे महत्वपूर्ण मान करके देखें। पत्नी, आपसे पूछा जाएगा पत्नी, अब बताइए इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, बिल्कुल आप कह देंगे नी प्रत्यय लगा हुआ है, दिख रहा है। अब देखिए, अब इसमें मूल शब्द क्या बताएंगे, तो क्या आप ये कहेंगे कि पत हो गया, पत तो कोई शब्द ही नहीं है, पत बिल्कुल कोई शब्द नहीं है, इसलिए शब्द होगा पति, और पति के नी लगाने से बनती है पत्नी। बहुत महत्वपूर्ण है, कुछ में अलग ही प्रकार से आपको मिलेंगे मूल शब्द, इसलिए उनको एक बार याद कर लेना है। पत्नी में ये तो पता चल गया कि नी प्रत्यय है, आप ई प्रत्यय नहीं बताएं, ई बता देंगे तो क्या बनेगा मूल शब्द, किसी प्रकार से पति नहीं बनेगा फिर, तो इसमें नी प्रत्यय है और मूल शब्द पूछे तो पति है, पति, तो इस प्रकार से पति लिखते हैं। पति में ई की मात्रा छोटी है लेकिन पत्नी में बड़ी हो जाती है, ये महत्वपूर्ण है अलग से, ये तो सिंपल है कि योग किया गया है। ई से देखिए, ई से तो रस्सी, नाली, हथौड़ी, कुई, आसान है, सरल है, क्योंकि ये रस्सी का मतलब देखिए आप, ये भी थोड़ा सा कठिन है, रस्सी, और आपसे पूछा गया प्रत्यय बताइए, बिल्कुल बता देंगे ई प्रत्यय लगा हुआ है। अब इसमें मूल शब्द बताइए, मूल शब्द बताइए, मूल शब्द। अब आप क्या करेंगे, ई को उठाकर क्या कहेंगे, रस। क्या सही है, गलत, बिल्कुल गलत, रस नहीं होगा, रस्सा, रस्सा, इस प्रकार से रस्सा हो जाएगा, रस्सा, और रस्सा के ई लगाने से बनी है रस्सी। ये लिंग, केवल लिंग बदली है और कुछ नहीं किया। या सामान्यतः हम ये पहचान करते थे, मोटा है, ज़्यादा भारी है तो रस्सा, हल्का है और नाजुक है तो रस्सी, तो इस प्रकार से याद रखना, मूल शब्द रस्सा हो जाएगा इसमें, तो इस प्रकार से भी आप याद रखें। कुछ महत्वपूर्ण आ रहे हैं और अलग प्रकार से आ रहे हैं, मैं उनको बता रहा हूँ, बाकी तो बस देखना है, समझना है। आनी से देखिए, देवरानी, इंद्राणी, नौकरानी, आपको क्या करना है, प्रत्यय, प्रत्यय तो आपने पहचान लिया, आनी लगा हुआ है, रट लो, याद कर लो, आनी है। अब देखो
आनी अगर आपने हटाया तो यह क्या बन गया, क्या रह गया, देवर, और ये क्या रह गया, इंद्र, और ये क्या रह गया, नौकर। बस कुछ नहीं किया, योग किया केवल और याद रह गया। तो इसमें मूल शब्द देवर हो गया, इंद्र हो गया और नौकर हो गया, और प्रत्यय पूछे तो आनी लगा हुआ है। ये कुछ महत्वपूर्ण प्रत्यय हैं जिनके बारे में परीक्षा में अक्सर पूछ लिया जाता है। और कैसे पूछ लिया जाता है इसका उदाहरण थोड़ा सा देख लीजिए। कुछ प्रश्नोत्तर हम आपके लिए लाए हैं। पहला है, किस शब्द में ता प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? ध्यान से पढ़ लिया आपने, क्या पूछा, ता प्रत्यय पूछा, प्रयोग नहीं हुआ है ये पूछा है। पिता, पात्रता, विफलता, सफलता। तो आप देखिए इनको ता को हटा कर देखिए, इसमें हटाएंगे तो शब्द क्या रहा, सफल। बिल्कुल सफल से ही सफलता बनती है, सही है ये। इसमें ता प्रत्यय लगा हुआ, इसका मतलब। विफलता देखिए, विफल, विफल बिल्कुल होता है शब्द विफल, असफल, बिल्कुल सही है। पात्र, और पात्र से ही पात्रता बनती है, ये तीनों शब्द हैं। लेकिन अब देखिए पिता में क्या करेंगे, अगर ता हटा रहे हैं तो क्या हमारे पास शब्द क्या रह गया, पी। पी तो कोई अर्थ नहीं दे रहा, और इस संदर्भ में तो नहीं दे रहा, पिता के संदर्भ में नहीं दे रहा, यही गलत है। इसलिए यही पूछा था, ता प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ, पिता में नहीं हुआ है। बिल्कुल आपका उत्तर हो जाएगा पिता। इसमें ता प्रत्यय, इसमें ता प्रत्यय, इसमें ता प्रत्यय। परीक्षा में क्या होता है कि आपको दिए जाएंगे, जो भी शब्द दिए जाएंगे, इनके अलावा भी शब्द हो सकते हैं, और ता का ही पूछ लें, सबके अंत में दिखेगा तो आपको ता, और यहां भी देख लीजिए सबके ता दिख रहा है। अब समस्या यह है कौन से को कहें कि इसमें नहीं है। हम देखेंगे चारों में ही लगा हुआ है, और पूछ ये रहा है कि किसके अंदर ता नहीं लगा है। तो आपका उत्तर इस प्रकार से होगा कि मूल शब्द को पृथक कीजिए, तब आप पहचान कर लेंगे। और हमने किया सफल, विफल, पात्र, लेकिन इसमें नहीं हो पाया, इसलिए इसमें नहीं लगा, ये रूढ़ शब्द है पिता, इसलिए उत्तर हमारा हो जाएगा ये विकल्प सही। दूसरा देखिए, उड़ान शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ऐसे भी पूछ सकता है, शब्द दे दिया और प्रत्यय पूछ लिया, उड़ान में कौन सा है? आपको तरीका वही रखना है, जो भी प्रत्यय बता रहे हैं तो मूल शब्द उसमें क्या शेष रह गया, अर्थ दे रहा कि नहीं, सार्थक है कि नहीं, ये आपको जरूर आकलन कर लेना है। उड़ान, और देखिए अन्य, आन, उन और उना, हर प्रकार से आप इनको रख के देखेंगे, सारे लगेंगे कि अंत में तो यही आ रहा है, ऊना भी आ रहा है, उन भी आ रहा है, आन भी आ रहा है, अन भी आ रहा है। लेकिन इनको रखने के बाद ये देखिए शब्द क्या बन जाता है, आप देखेंगे कि शब्द तो है उड़, उड़ना, उड़ना क्रिया है, और उड़ धातु, उड़ तो है, और फिर उड़ में हम क्या लगाएं कि आ की मात्रा हो जाए तो अन तो नहीं लगेगा ना, आन लगेगा, आन। अब बन गया उड़ान, ये लीजिए, अनुस्वार नीचे नहीं आएगा, उड़ और आन, उड़ान, ये लीजिए उड़ान। अगर आपने मूल शब्द को पहचानना जान लिया है, समझ लिया है, आप प्रत्यय को कभी गलत नहीं करने वाले हो, इसलिए इसमें आन आएगा, आन। विकल्प बी उत्तर आएगा, इसका ए उत्तर था। तीसरा देखिए, प्रत्यय के योग से बना शब्द है, कौन सा प्रत्यय? अब ये प्रत्यय नहीं पूछा कौन सा प्रत्यय, लेकिन ये पूछ लिया कौन से प्रत्यय के योग से बना है। अब देखिए कुछ रूढ़ है, एक ही है शायद, और उसी में प्रत्यय लगा हुआ है, कौन से में लगा हुआ है ये आपको पहचान करनी है। रोटी, मालिन, प्रहार, नियम। अब देखिए आप निकालने लगेंगे तो अम निकालेंगे तो नी है, कोई शब्द नहीं रहा। हार निकाल लेंगे मान लीजिए तो शब्द प्रय, प्रय तो कोई शब्द नहीं है, प्रय तो खुद उपसर्ग है, इसलिए ये भी नहीं होगा। मालिन बिल्कुल इसमें है, मालिन में, क्योंकि माली, अब ये भी पूछ लें, ये भी टेढ़ा है, माली, और इसमें आगे क्या लगा हुआ है, इन, प्रत्यय लगा हुआ है इन। ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप ये नहीं कहें कि इसमें न लगा हुआ है, नहीं, इन प्रत्यय लगा हुआ है और माली ऐसे लिखते हैं। अब बना है मालिन। प्रत्यय इतना प्रभावशाली होता है कि इसकी मात्रा को तो दरकिनार कर देता है और अपने खुद की मात्रा लगाता है, ये याद रखें आप। प्रत्यय इतना प्रभावशाली है, इसके लगी थी की मात्रा,
चाहता तो इसको बड़ी ही रख लेता, लेकिन नहीं, ये कहता है कि प्रत्यय की पहचान कब होगी, जब ये मात्रा अपनी खुद की देगा। इसलिए देख लीजिए, ई की मात्रा छोटी हो गई, न हो गया। अब हम सबको पता है कि मालिन स्त्रीलिंग शब्द है और ये माली से ही बना है, माली। और माली हमें ये भी पता है ऐसे लिखते हैं, इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 2-3 बातें इसमें महत्वपूर्ण है, इन प्रत्यय और माली ऐसे लिखते हैं, ये आपको याद रखना है। तो ये उत्तर आएगा हमारा, इसीलिए इसको दिया है। प्रत्यय रहित शब्द कौन सा? रहित का मतलब है प्रत्यय नहीं है, सहित का मतलब प्रत्यय है और रहित का मतलब नहीं है। किसमें प्रत्यय नहीं लगा हुआ है ये पूछा है। प्रत्यय के योग से पूछा था, यहाँ अब पूछ रहा है प्रत्यय है ही नहीं। ऐसा कौन सा है? अपमान, लिखाई, दयालु, गुरुता। अब बताइए कौन से में प्रत्यय नहीं है? आप देखेंगे गुरुता, तो गुरु शब्द को निकालेंगे तो बिल्कुल ता प्रत्यय रह गया है इसमें। तो दयालु, तो दया धन आलू, इस प्रकार से लिखेंगे आलू, इसमें भी है प्रत्यय है। लिखाई, तो लिख धन आई, ये लीजिए सब में प्रत्यय लगा हुआ है। लेकिन एक शब्द देखिए अपमान, अगर हम मान को प्रत्यय मान लें तब हमारे पास शब्द क्या रह गया? अप। क्या अंग्रेजी वाला यूपी करेंगे? अप, गलत। अप कोई शब्द नहीं है, सार्थक शब्द नहीं है, इसलिए मान को हम प्रत्यय नहीं मान सकते और यही उत्तर हो जाएगा आपका। बहुत सरल है, बस केवल समझने की आवश्यकता है। आखिरी क्वेश्चन देखिए, एक प्रत्यय के योग से बना शब्द नहीं है। सब में एक प्रत्यय लगा हुआ, एक में नहीं लगा। किस में नहीं लगा ये देखिए, देखने में लग रहा है इक इक इक, एक मोटी पहचान देख लीजिए, सब में इक है, इसमें नहीं लगा, यही उत्तर है आपका। सम्यक, इसमें अक लगा है, साम्य और अक। इक तो नहीं लगा ना, इक नहीं लगा। किस में लगा है? वर्ष में लगा है, वर्ष। देखिए वर्ष इक, बिल्कुल वार्षिक हो गया। लौकिक, लोक, एक मात्रा ही लगानी है, कहीं ऐसे नहीं कि इसमें 2 लगी थी हमने भी 2 लगा दी, नहीं, लोक तो यही शुद्ध है, इस प्रकार से। और ये ऐतिहासिक, ये। और देखिए आप ये नहीं कहेंगे ऐतिहासिक में इस प्रकार से हो जाएगा, इतिहास होगा। इतिहास मूल शब्द यह है, यह सब में क्या लगा दिया? एक प्रत्यय। लेकिन किस में नहीं लगा? सम्यक में नहीं लगा, सम्यक में नहीं लगा, इसलिए यही पूछा प्रत्यय के योग से बना शब्द नहीं है और यह हमारा उत्तर हो गया। इस प्रकार से भी आप इनको देख सकते हैं। आप इस कक्षा को देखने के बाद इनको सरल मानेंगे और सरल मान करके एक बार किताब में, पुस्तकों में आपके पास जो भी सामग्री है पढ़ने की, उसमें देखेंगे आपको और भी सरल हो जाए। कुछ बातें आपको मैंने पढ़ाई वो याद रहेगी, कुछ सुनी हुई बात याद रहेगी, कुछ देखी हुई बातें याद रहेगी। इस प्रकार से ये मुझे लगता है ये प्रत्यय का प्रकरण अभी आवश्यकता और है कि प्रत्यय को और अच्छे से देखें। और बिल्कुल है, इसमें अनेक उदाहरण ऐसे हैं जिनमें विकार है, कुछ ऐसापन है कि नयापन है, इनको हमें समझना और देखना पड़ेगा। हम फिर आएंगे आगे वाली कक्षा लेकर के, उसमें प्रत्यय को और स्पष्ट करेंगे। हमारी कोशिश रहेगी प्रत्यय से संबंधित सवाल हमारा बिल्कुल सही हो। आज के लिए इतना ही है, देखेंगे कल। धन्यवाद।